नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी सेमिनार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सेमिनार। इस सेमिनार के लिए बुलावा पाकर उसे हैरानी हुई थी। उसने यह सोचकर जवाब नहीं दिया कि अगर निमंत्रण गलती से उसे भेज दिया गया है तो अगला पत्र नहीं ही आएगा, जिसके द्वारा अक्सर आयोजक लिखा करते हैं, आप अवश्य आएं, आपके बिना यह सेमिनार अधूरा रहेगा। विचारोत्तेजक बहस का वातावरण आपके आने से ही बनेगा, इत्यादि। जब यह पत्र भी आ गया तो पाखी को सोचना पड़ गया, वह जाए या नहीं। दिल्ली में इस वक्त सड़ी गर्मी पड़ रही थी, तापमान लगातार चढ़ रहा था। सेमिनार शिमला में था। शिमला शब्द पत्रोत्तर के लिफाफे पर लिखते समय एक ठंडक सी महसूस हुई। कमरे में कूलर और पंखा दोनों इस वक्त निष्प्राण निस्पंद खड़े थे। बिजली कटौती के अंतर्गत दिन में 4-4 घंटे बिजली गायब रहती। ऐसे में पढ़ना लिखना तो दूर, चैन से लेटना भी मुहाल था। पाखी के जीवन का नक्शा वैसे भी बड़ा जटिल था। उसमें आराम, सैर, चर्चा और शांति जैसी नियामतों की गुंजाइश ही नहीं थी। कई दिनों से उसने एक कहानी शुरू कर रखी थी। 3-4 पत्रिकाओं के अनुरोध पत्र आए हुए थे कि वह कहानी भेजे। इस एक कहानी की बिना पर वह सबको लिख बैठी थी, कहानी भेज रही हूं। पाखी को हर वक्त उम्मीद रहती थी कि मौसम, बिजली और घरेलू हालात कुछ काबिले बर्दाश्त हों तो वह कहानी पूरी करे। शिमला का निमंत्रण उसे कुछ दिनों के लिए इन तीनों से निजात दिला सकता था, इसलिए उसने सहमति भेज दी। सहमति भेजने के बाद उसे हल्का सा पछतावा महसूस हुआ। उसे लगा वह असलियत में चंट होती जा रही है। वह जानती है इस सेमिनार में न उसकी तरह लिखने वाले लोग होंगे, न उसकी तरह सोचने वाले साथी। उसे आभास था कि इस सेमिनार में ज्यादा तादाद उन लोगों की होगी जिनका सोचने का ढंग एकदम अलग या उलट होगा। फिर वह वहां क्या करने जाएगी? तत्काल एक बेहया समझौतावाद ने उसके अंदर से अपना काला भोड़ा सिर उठाकर कहा, तुमने सहमति इसलिए भेजी है क्योंकि दुश्मन को जानने के लिए उसके करीब जाना जरूरी होता है। अपने विरोधी को जाने बिना उससे लड़ोगी कैसे? इस दलील से पाखी को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा वह बिना अपनी पहचान नष्ट किए इस सेमिनार में हिस्सा ले सकती है। जिस गेस्ट हाउस में पाखी और अन्य प्रतिनिधियों को ठहराया गया वह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। कमरे में 3 दीवारें कांच की थीं, जिन पर भारी पर्दे लगे हुए थे। कमरा वातानुकूलित था। शीशों के पार शिवालिक पहाड़ियों का वानस्पतिक विस्तार और वैभव नजर आया। देवदार और चीड़ के पेड़ असल होने पर भी एक नकली सौंदर्य का वातावरण तैयार कर रहे थे। अपने शहर के सुस्त मोहल्लों के पस्त परिवेश में रहते रहते इस तरह के हरियाले दृश्य के लिए आंखें अनभ्यस्त हो गई थीं। कुछ देर लगातार टकटकी लगाकर देखने के बाद ही आंखों को यह सब विश्वसनीय लगा। स्नान के बाद पाखी ने सिर को 4 बार झटक कर घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। खूब मन लगाकर वह तैयार हुई और समय पर डाइनिंग हॉल में आ गई। एक नजर में यह जाहिर हो गया कि सेमिनार में बहुतायत उन नफीस अफसाना निगारों की थी जो एक लंबे अरसे से मौजूदा कहानी को हल्के हल्के तराश रहे थे और जिनका अफसाना आज भी वहीं था जहां से शुरू हुआ था। वे सब जौहरी सी बारीक नजर और पकड़ रखने वाले अदीब थे। इनके लिए अपनी कलात्मकता से बाहर का समस्त साहित्य एक कूड़ेदान से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। कुल जमा 20 प्रतिनिधि थे जो दूर दूर से आए थे। 1-2 तो विदेश में बसे हुए कलाकार थे जो खास इस सेमिनार के लिए उड़कर यहां तक आए थे। इस जड़ाऊ हार में मंगलसूत्र के काले देशी मनके जैसी पाखी अपनी बेवकूफी या चालाकी वश आकर अटक गई थी। हाँ, उसके अलावा एक कवि और एक आलोचक भी वहां थे
जो अक्सर दोनों खेमों में नजर आते रहते थे। प्रसिद्धि की शिखर पर पहुंच ये दोनों वर्गातीत व्यक्तित्व बन गए थे। इनकी रचनाएं पाठ पुस्तकों में जगह पाती थी और इन्हें सभी की सराहना प्राप्त थी। सेमिनार में पाखी के अलावा 4 लेखिकाएं और थीं। उनमें से 2 युवा और नई थीं, जो खींच तान कर लगातार अपनी उम्र से बड़ी दिखने का प्रयत्न कर रही थीं, और 2 अधेड़ थीं, जो खींच तान कर लगातार अपनी उम्र से छोटी और युवा दिखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। पाखी इन दोनों प्रौढ़ाओं को पहचानती थी, क्योंकि वे लंबे अरसे से उसी के विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थीं। राजधानी के कला जगत की ये जान थी। शहर में कोई उद्घाटन, विमोचन, आयोजन इनकी शिरकत के बगैर पूरा नहीं हो पाता था। बहस के दौरान अगर ये किसी बात पर असहमत होती तो बाघिन सी वक्ता पर टूट पड़ती। उनके बयान तर्क से परे लेकिन आक्रामक होते। उनकी भाषा बड़ी टकसाली थी, जिनसे किसी भी सेमिनार की कार्रवाई उल्लेखनीय बनती है। एक थी सुरेखा जी, जो लंबे अरसे से बड़ी निजी किस्म की कहानियां लिख रही थीं। उनकी कहानियों में अक्सर उनके निजी जीवन की झलक रहती। अपना प्रेम, अपनी निराशा और अपना संतरास। पाठकों को उनकी कहानियों से पता चलता रहता कि अब सुरेखा जी विदेश जाने वाली हैं। अब किसी एक के प्रेम से निकलकर दूसरे के प्रेम में पड़ने वाली हैं। अब मकान बनवाने वाली हैं और अब एक कुत्ता पालने वाली हैं। प्रारंभ में सुरेखा जी गीत वगैरह लिखा करती थी, पर बाद में कुछ विदेशी पत्र पत्रिकाओं का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे एकाएक आधुनिक हो गईं। उन्होंने न केवल अपने बाल कटा और रंगा लिए, उन्होंने अपने लेखन के साथ भी यही सलूक किया। उनके प्रशंसकों की एक छोटी सी टुकड़ी थी, जो उन्हें अव्वल दर्जे का कला प्रेमी और बुद्धिजीवी मानती थी। जब कहीं उनकी रचना छपती, यह टुकड़ी प्रशंसा के पत्र लिखकर भेज देती। प्रशंसकों के इस छोटे से दल की बदौलत सुरेखा जी अपने को चोटी का कथाकार मानती थी। दूसरी महिला एक प्रमुख अखबार की कला समीक्षक थी, बीना जेटली। उनका गेटअप पाखी को बड़ा दिलचस्प लगा। बीना छरहरी और सुंदर महिला थी। उसकी उम्र 25 से 40 के बीच कुछ भी हो सकती थी। लिखती वह हिंदी में थी, पर बोलती अंग्रेजी थी। उसकी कहानियां फंतासी और प्रतीक के बीच की धुंध में लिपटी रहती थीं। उसके होंठ लगातार सिगरेट पीने से जामुनी रंग के हो चुके थे, लेकिन उसकी लंबी पतली उंगलियों पर निकोटिन का असर नहीं था। जब वह एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर बैठती तो उसे अपना काफी सामान उठाकर चलना पड़ता। बीना के पास बड़ा सा हैंड बैग था, लेकिन सिगरेट की डिब्बी और माचिस वह हाथ में ही पकड़ती। दूसरे हाथ में वह अपना जिन का ग्लास थाम लेती और जहां बैठती वहां एक और कुर्सी खिसकाकर अपना सामान उस पर बिछा लेती। वह आंखें बंद कर चर्चा सुनती और जिस समय किसी को उम्मीद न होती, आंखें खोलकर कहती, नाउ दैट वाज अ पॉइंट। फिर वह एकदम नपे तुले शब्दों में शाश्वत मूल्यों पर एक वक्तव्य देती, जिसका कोई भी ताल्लुक मौजूदा मसले से न होता। सेमिनार की 2 बैठकों के बाद यह भली भांति स्पष्ट हो गया कि रचनाकारों के दिमाग में बेतरह कुहासा है। कई लेखक अभी तक सार्त्र के प्रभाव से उबरे नहीं थे और कई पर जैनेन्द्रियन दर्शनवाद की परत चढ़ी थी। कहानी की व्याख्या वे यूं शुरू करते जैसे वह कोई परिलोक की घटना है। वे कुछ विदेशी आलोचकों का हवाला देते, प्रेमचंद की सीमाओं का उल्लेख करते, प्रसाद की विराटता बताते और समझाते कि कहानी को अखबारीपन, सपाट बयानी और राजनीतिक प्रतिबद्धता से बचाते हुए कैसे सही मानव मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। शाम का एक सत्र कहानी पाठ का था। उसमें 4 कहानियां पढ़ी जाने वाली थीं। एक कहानी बीना जेटली की थी और एक पाखी की। शेष 2 कहानियां ऐसे लेखकों की थी जो थे तो हिंदी के, पर अंग्रेजी वालों में वे काफी नाम कमा चुके थे। हिंदी में प्रकाशित होने से पहले उनकी कहानियां अंग्रेजी में चर्चित हो जाती थीं। विदेशी पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद आ जाते थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि उनका एक एक शब्द $1 का होता है। नीली जीन्स और पीला कुर्ता पहने चंद्रशेखर ने गोष्ठी का आरंभ करते हुए कहा, मैं आज सुबह से उठकर बियर पीता रहा हूं।
ताकि अपनी कहानी को विश्वसनीय ढंग से आपके सामने पेश कर सकूं। फिर उसने कहानी सुनाई जिसमें पात्र नहीं थे, घटना नहीं थी, एक खाली मैदान के बीचों बीच पड़े कूड़े के बारे में विचार थे। कहानी खत्म होने पर ताली बजी। अध्यक्ष ने कहा, एक अच्छी कहानी में न पात्र प्रमुख होता है, न विषय, न घटना। कहानी के कहानीपन का चौखटा तोड़ने के लिए जरूरी है कि आज कहानी अपने आचार शास्त्र को तोड़े। अगली कहानी बीना को पढ़नी थी। बीना अपने पूरे सरंजाम के साथ मंच पर गई। उसने सिगरेट सुलगाई, एस्ट्रे पास खिसकाई और बड़े आकर्षक अंदाज में कहानी की शुरुआत की। पाखी लगातार उसके व्यक्तित्व की ओर खींच रही थी, पर कहानी उसके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। चील के पेशाब का प्रतीक लेकर एक काल्पनिक स्थिति बनाई गई थी। कहानी खत्म होने पर सराहना का तूफान उठा और बीना जी की कला पर काफी पुष्प वर्षा हुई। बीना उठकर अपनी कुर्सी पर आ गई और तटस्थ भाव से सिगरेट पीती रही, जैसे वह अपनी नहीं किसी और की सराहना सुन रही हो। जब पाखी की बारी आई तो सबसे पहले उसने क्षमा मांगी। मैं माफी चाहती हूं आप सबसे, क्योंकि मेरी कहानी में हाड़ मास के लोग हैं। उनका एक निश्चित परिवेश है। घटना जैसी घटिया बात भी शायद इसमें है, और यह कहानी अपने आचार शास्त्र को भी शायद नहीं तोड़ती। युवा आलोचक बड़ी ऐंठी हुई मुद्रा में पाखी को सुनते रहे। पाखी जानती थी वह गलत बंदूक लेकर यहां चली आई है, इसलिए उसे जरा भी ताजुब नहीं हुआ जब उसकी कहानी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। ऊंची नीची सड़कों पर घूमना, घाटियों में उतरना, चट्टानों पर नाम खोदना और कैमरे क्लिक करना इस सेमिनार की भी समापन सांझ के हिस्से रहे। वे सब एक बड़ी टोली में निकले, लेकिन कुछ दूर जाकर छोटी छोटी टोलियों में बट गए। बीना पाखी के साथ चलने लगी। आगे छोटा सा बाजार था, जिसमें वह सब था जो एक पहाड़ी बाजार में होता है। 2-3 वाइन शॉप, एक फोटोग्राफर, 2 गर्म कपड़ों की दुकानें, कुछ अन्य दुकानें भी थीं, जैसे चाय की, किराने की, तेल और अनाज की। चंद्रशेखर और विवेक वाइन शॉप पर रुके तो बीना ने उनके पास जाकर कहा, एक क्वार्टर मेरा भी। ओके। तभी बीना की निगाह बराबर की दुकान पर पड़ी। वहां बांस की बनी टोकरियां, झाड़ू, सुतली और मोटी रस्सी जैसी चीज रखी थी। एक झाड़ू देखकर बीना लपकी। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। उसने झाड़ू उठाई। निश्चित ही वह कलात्मक दृष्टि से बुनी हुई झाड़ू थी, जिसमें सारी तीलियां मिलकर ऊपर कंगूरे बनाती थी। उसका आगे का हिस्सा ठिगना और घना था। झाड़ू एक बारीक धागे से बंधी थी। बीना ने उसे खोलकर फैलाया और अपनी कमर से लगाकर बोली, कैसी लग रही है? सुभान अल्लाह, विवेक ने कहा और अपना कैमरा क्लिक कर दिया। तब तक अन्य 2 लेखिकाएं भी वहां आ गईं। बीना ने उनको झाड़ू दिखाई। सब उसकी प्रशंसा करने लगीं। बीना ने कहा, मैं इसे खोलकर अपनी बैठक में लगाऊंगी। इसके पीछे काली मखमल की बैकग्राउंड दूंगी, तब देखना। सुरेखा जी ने कहा, मेरे बेडरूम की दीवार बड़ी सोनी और मनहूस है, मैं तो वहीं लगाऊंगी। तीसरी बुद्धिजीवी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय, मुझे तो 2 दे दो, एक से काम कैसे चलेगा। सबने पाखी पर बड़ा जोर डाला कि वह भी एक ले ले, पर पाखी ने इनकार कर दिया। मैं इतनी जल्दी कहानी से झाड़ू पर नहीं आ सकती। ओफ, यह झाड़ू नहीं है पाखी जी, यह तो पिकासो की प्रतीक्षा में खड़ी एक कलाकृति है। सुरेखा जी को पाखी पर बड़ा तरस आया होगी, लेकिन मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, पाखी ने लठमार जवाब दिया। कलेजे से झाड़ू लगाए सभी उत्तर आधुनिक लेखिकाएं अपने कमरे में पहुंच गईं। अभी खाने में देर थी। 2 पैक जिन के बाद बीना अपने प्रिय विषय पर बोलने लगी। उसकी आवाज बहुत संवेदनशील थी और वह पहाड़ियों की तरफ मुंह किए खड़ी थी। वह बता रही थी कैसे उसके माँ बाप ने उसे हॉस्टल में रखकर बड़ा किया, किंतु अपने कुत्ते टिक्सी पिक्सी हमेशा अपने पास रखे। आज भी जब वह अपने बचपन के बारे में सोचती है तो उसके दिमाग में सिर्फ अंधेरा और खाई दिखाई देते हैं। जिस मर्द से उसे मोहब्बत थी वह एक कार दुर्घटना में मारा गया। अब जिस इलाके में वह कमरा लेकर रहती है
वहां एक दिन में औसतन 5 हत्याएं होती हैं। वह इन सारे संकटों को बेहतर पहचानने के लिए कहानी लिखती है। पाखी यह सब सुनते हुए रोमांचित होती रही। उसका अपना जीवन बेहद फीका, सपाट और घटना विहीन रहा था, बल्कि अपने जीवन की ऊब, एक रास्ता और थकान से निजात पाने के लिए ही वह लिखती थी। बीना की बातें मोहक थीं, हो सकता है सच भी हो, पर उनका संबंध उसके लेखन से नहीं था। उसकी कहानियों में ये विकट संकट कहीं नहीं झलकते थे, बल्कि वे इतनी अमूर्त थी कि फंतासी की श्रेणी में आती थी। सुरेखा जी ने तर्जनी से अपनी कनपटी दबाई। अतीत, उफ, किसने मुझे इस बंद गली के छोर पर खड़ा कर दिया? उफ। सुरेखा जी उठकर बालकनी में चली गईं। बीना और पाखी दबे पांव बाहर गईं। उन्होंने पाया सुरेखा जी कोने की दीवार पर सिर टिकाए खड़ी हैं। प्लीज सुरेखा जी, गेट ओवर इट, अंदर चलिए, पाखी ने कहा। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, लीव मी अलोन, सुरेखा जी ने कहा। बीना ने पाखी को अंदर चलने का इशारा किया। आज ये जरूर कोई महान रचना लिखेंगी। दिस इज क्रिएटिव टेंशन। अनीता जैन, जो अभी बिल्कुल नई युवा कलाकार थी, वह यह सब एक चमत्कार की तरह देख सुन रही थी। उसने पाखी से कहा, पाखी जी, आपको भी इस तरह का टेंशन होता है क्या? नहीं, पाखी ने कहा, मैं एक विचार के तहत लिखती हूँ। टेंशन मेरे लिए एक अनजान बात है। जो रचना बिना टेंशन के लिखी जाती है अक्सर घटिया, फालतू और प्रचारात्मक हुआ करती है, चंद्रशेखर ने कहा। विचार या विचारधारा किसी भी रचना को सीमित तो जरूर करते हैं, बीना ने कहा। मैं ऐसा नहीं मानती, पाखी बोली। आपके पास अपनी विचारधारा ही न हुई तो आप समाज को क्या देंगे? सिर्फ अपनी कुंठाएं और बीमार दृष्टि। चंद्रशेखर को शुरू से पाखी की मौजूदगी बड़ी नागवार लगी थी। उसने कहा, आपके लिए समाज खाद्य निगम का गोदाम है, जिसे भरने के लिए भारी भरकम विचार और लंबी चौड़ी विचारधाराएं चाहिए। रचना एक निजी और तरल सी चीज होती है। अनीता जैन चकित सी यह बातचीत सुन रही थी। उसकी रचनात्मक जिंदगी का वह पहला सेमिनार था। चंद्रशेखर और विवेक लगातार उसे दीक्षित करने में लगे हुए थे, जबकि वह हर रचनाकार के प्रति अभी एक भक्ति भाव सा रखती थी। ऐसा है तो आप अपनी रचना प्रकाशित क्यों करवाते हैं? उन्हें अपनी निजी डायरी में रहने दें, पाखी ने कहा। सच, मेरा कोई आग्रह नहीं कि मेरी रचना छपे। मैं पाठक के लिए नहीं, अपने लिए लिखता हूं। मैं भी के कई नकलची स्वर उठे। तभी सेमिनार के सचिव वरिष्ठ आलोचक के साथ कमरे में दाखिल हुए। माहौल तो काफी गर्म है यहाँ, उन्होंने कहा। रात का वक्त है, माहौल बनाए रखिए, सुरेखा जी ने कहा। उनका तनाव और डिप्रेशन सब दूर था और अब वे लगातार इठला रही थीं। बीना ने घंटी बजाई। गेस्ट हाउस का वेटर मान सिंह आया। ये सोडे की बोतलें हटा दो यहां से, और ग्लास भी। दरवाजे के खुलने के साथ साथ एक चमगादड़ कमरे में घुस आया था। उसके पंखे जैसे पैरों की छाया बड़ी मनहूस लगी। पहले वह कमरे की छत पर फड़फड़ाता रहा, फिर वह एक छोटे यान की तरह नीचे उतरने लगा। कमरे में उई उई की चीत्कार और सुरेखा जी के आउच, हाउ ओमिनस जैसे उद्गारों के बीच सचिव की आवाज आई, मान सिंह, इसे बाहर फेंक दो। मान सिंह काफी ठिगना था, फिर भी वह अपना सिर ऐसे बचा बचा कर चमगादड़ को देखता रहा जैसे वह उसे छूने ही वाला हो। आखिरकार थककर चमगादड़ फर्श के एक कोने में उल्टा पड़ गया। मान सिंह ने पास रखी झाड़ुओं में से एक उठाकर पूरी जोर से उस पर पटकी। मर गया साला, कहते हुए मान सिंह ने अखबार पर चमगादड़ को उठाया और बालकनी से बाहर फेंक दिया। ओ नो करती हुई सुरेखा जी, बीना और विवेक लपके, लेकिन उनकी हिम्मत उस झाड़ू को छूने की नहीं हुई जिससे मान सिंह ने चमगादड़ मारा था। इस बार मान सिंह कमरे में दाखिल हुआ तो कई आवाजें एक साथ उस पर चिल्लाने लगीं। ए मान सिंह, तुमने हमारा इतना सुंदर डेकोरेशन पीस खराब कर दिया। हाउ मीन। मान सिंह निश्चिंत हो बोला, अरे वह तो झाड़ू था। झाड़ू से बिस्तुइया चमगादड़ नहीं मारेंगे तो क्या तेंदुआ मारेंगे।
उसने बाकी झाड़ुएं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से गिराते हुए कहा, झाड़ू की जगह यहां है मोरी पर, यहां क्या भगवान के माफिक सजाया है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, बीना ने आहत स्वर में कहा। मैं भी, आई एम वेरी अपसेट, सुरेखा जी ने कहा। वरिष्ठ आलोचक ने नवाब वाजिद अली शाह की तरह दोनों लेखिकाओं के कंधों पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। नाउ कम ऑन, डोंट बी फजी। पाखी ने जोर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब खाऊंगी। सभी कलावादी बेजान कदमों से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। उनके चेहरों से लग रहा था कि वे कोई गहरा तनाव झेल रहे हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।